प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो इस क्लास को सभी ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते भी चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा ताकि हमको और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन इससे मिल सके। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित है बच्चों? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और याद करिए इसको। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। यानी कि फोटो सेल जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से देखते चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डी ब्रोगली तरंग धैर्य है। डी ब्रोगली तरंग धैर्य, देखिए बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये होता है हमारे पास डी ब्रोगली तरंग धैर्य का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसमें प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र किससे है? तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। किससे? प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि डेविसन जर्मर प्रयोग से जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति का सत्यापन हुआ है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, तरंग प्रकृति। कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति, यानी कि वेव नेचर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लांक नियतांक का मान। प्लांक नियतांक जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान हमारे पास होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। ओके, ये आपका इसमें मान होता है प्लांक नियतांक का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली, यानी कि डी ब्रोगली जो है वो द्रव्य तरंग के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या होता है बच्चों? यहाँ पे बताइए। प्रकाश विद्युत सेल का काम जो होता है वो होता है प्रकाश को विद्युत में बदलना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश जो है उसको विद्युत में बदलने का कार्य प्रकाश विद्युत सेल करता है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? नाभिकीय रिएक्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें नाभिकीय रिएक्टर का एक भाग होता है मंदक, ठीक है ना, यानी मॉडरेटर, जिसका काम क्या होता है? वो होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति, जो उनकी स्पीड होती है उसको मंद कर देता है, यानी कि स्लो कर देता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक। रेडियो सक्रियता का मात्रक बच्चों बता दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्यूरी। और ध्यान रखिए इसका एक और मात्रक होता है जो कि होता है बेकरल। क्या होता है बच्चों? बेकरल, ठीक है ना। तो ध्यान से याद रखिए इनको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वो बल कौन सा है? तो यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कूलाम बल। कौन सा बल? कूलामी बल है, जिसके कारण रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जो बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित हुआ था, यानी कि जो अल्फा कण आते आते ऐसे बिखर गया था, तो वो किसके कारण? कूलाम बल के कारण हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। कैसा होता है बच्चों? सतत। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितने से घटता है? देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए 2, यानी कि जो नाभिक में अल्फा कण है वो उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितनी घटती है? 2 घट जाती है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का घनत्व, यहाँ पे घनत्व पूछा है तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ओके, तो नाभिक का द्रव्यमान यहाँ पे आपको मान बताना है। तो यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक है। क्या है? हीलियम का नाभिक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? इनमें से आपको बताना है कि जो भेदन क्षमता है वो किसके लिए महत्तम है, यानी कि सबसे अधिक है। तो वो है गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्नांकित में मूल कण नहीं है। मूल कण इनमें से कौन सा नहीं है? अल्फा कण, यानी अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित छड़ किसकी बनी होती है? यानी कि जो नियंत्रक छड़ होती है उसमें वो किसकी बनी होती है बच्चों? कैडमियम की। किसकी? कैडमियम की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी होता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कण अस्थायी होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन ऐसा कण है जो कि अस्थायी होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको बच्चों अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अर्ध आयु कहते हैं। ओके, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ए माइनस जेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लीजिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? ऋणात्मक, यानी कि वो होता है ऋणात्मक होता है बच्चों, ठीक है ना, नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो वो पदार्थ कौन सा है? वो अर्धचालक है जिसकी ताप बढ़ाने पर, यानी कि उसको ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वो अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है, एक पी टाइप अर्धचालक होता है। एक पी टाइप अर्धचालक, देखिए आपको पता है कि पी टाइप जो होता है उसमें हमको होल मिलते हैं, यानी कि जो यहाँ पे होल होते हैं उनकी संख्या हमको इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा मिलती है। तो यानी कि होल कैसा होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी कि धनावेशित होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पी टाइप अर्धचालक जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, मॉडुलन। मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? देखिए बच्चों, मॉडुलन हमारे पास होता है, एक तो होता है आयाम। क्या होता है? एक तो होता है आयाम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति मॉडुलन। ओके, और तीसरा होता है कला, यानी कि कला मॉडुलन। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए, यानी कि ये 3 प्रकार के मॉडुलन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के मॉडुलन यहाँ पे होते हैं। ओके, तो 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लीजिए, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत है। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत क्या है? TIR, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवर्ती प्रास है। यहाँ पे आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति का जो परास है वो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 26 के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कौन सा भाग प्रयुक्त होता है बच्चों? सूक्ष्म तरंग, यानी माइक्रोवेव जो हैं वो इसके लिए प्रयुक्त हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देख लीजिए, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है संख्या परिवर्तन। क्या है बच्चों? संख्या परिवर्तन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए।
देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आंसर लगा दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए बच्चों, ओके। और वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करते हो तो वो भी आप अच्छे से कर दीजिए फटाफट, ओके। चलिए क्वेश्चन है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश की यहाँ पे बात की गई है, तो उसमें जो कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं? केवल एक दिशा में होते हैं। कैसे होते हैं? केवल एक दिशा में। तो ऑप्शन बी आप लगा लीजिए, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, एक म्यू 2 यानी कि 1 म्यू 2 के बराबर होता है। तो 1 म्यू 2 बराबर क्या होता है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ओके। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, ओके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस की यहाँ पे बात की गई है, उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का, किसका? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि के लिए हम करते हैं उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का। और यहाँ पे जरा दूरदर्शिता के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, किसका? बाईफोकल का। और अबिंदुकता के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, किसका? बेलनाकार का, ओके। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए, ओके। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरदृष्टिता के लिए उत्तल लेंस, ओके। उत्तल लेंस के लिए कौन सा? दूरदृष्टिता, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। देखिए अगर हमारे पृथ्वी में वायुमंडल ना हो तो जो पृथ्वी में जो आसमान है, पृथ्वी से जो आसमान है उसका रंग कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा बच्चों? काला दिखाई देगा। कैसा? काला, यानी कि जो रात में दिखता है वो ब्लैक कलर, उस तरीके का आपको दिखाई देगा अगर वायुमंडल ना हो, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ब्लैक, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लीजिए, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कौन होता है? देखिए हमने पढ़ा है डेल्टा एम बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, ओके। अब यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या दिया हुआ है? एन अपवर्तनांक दिया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मीटर इनवर्स जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर भी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ये वोल्ट इंटू मीटर जो है ये होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ओके। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक बच्चों यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑप्शन कोई सा भी नहीं दिया हुआ है तो यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ओके। और मैं आपको बता दूँ हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कितना होता है बच्चों? 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, किसका? डायमंड का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति कैसी होती है बच्चों? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, ओके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? तो यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकट रमन का जो नाम है वो नहीं है बच्चों, ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 37 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक होता है। यहाँ पे इसका अगर हम दोनों के अनुपात के मात्रक की हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देख लीजिए, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सा यहाँ पे सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें किससे विक्षेपित होती है बच्चों? यहाँ पे विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित हो जाती है, ओके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप 40 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने आज की इस क्लास में देखे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलती है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।